देखो आगे पढ़ते हैं अपन। कल की क्लास में हमने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और किसान आंदोलन आधुनिक राजस्थान का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपन आधुनिक राजस्थान में अभी तक एक टॉपिक पढ़ चुके हैं और वो है 1857 की क्रांति, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे कोई भी परीक्षा आती है उसमें प्रश्नों का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। और ये जो किसान आंदोलन जो अपन ने कल पढ़ना शुरू किया था उसके संदर्भ में हमने कुछ बेसिक जानकारी देख ली थी। एक बार मैं उसको संक्षिप्त में रिपीट करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि किसान आंदोलन जो राजस्थान में हुए इनकी जानकारी हमें किन पुस्तकों से मिलती है। एक तो आपको किताब बताई थी एग्रेरियन मूवमेंट इन राजस्थान, जो डॉक्टर पेमाराम ने ये किताब लिखी थी। एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो किसान आंदोलन के बारे में हमें जानकारी देती है वो है पॉलिटिकल मूवमेंट एंड अवेकनिंग इन राजस्थान, जो पुस्तक लिखी थी के.एस. सक्सेना। तो ये दो महत्वपूर्ण किताबें अपन ने पढ़ी। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए उनके पीछे कारण क्या है, आखिर किन वजह से ये आंदोलन हुए थे। तो एक लाइन में यदि उत्तर देना हो तो अपन कह सकते हैं राजा व जागीरदारों की जो शोषणकारी नीतियां थी वो किसान आंदोलन के लिए जिम्मेदार थी। उसके बाद राजस्थान में जो बड़ा आंदोलन हुआ वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हमने देखा कि ये 1897 में शुरू हुआ, 1941 तक चला। कुल 44 सालों तक ये आंदोलन चला। राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन, प्रथम व्यवस्थित आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन था। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। इसके अलावा बिजोलिया जो था ये मेवाड़ रियासत का पार्ट हुआ करता था और मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और वर्तमान में ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। बिजोलिया जो ठिकाना था इसमें कुल 79 गांव थे, 79 गांव थे। इनका समूह था ये बिजोलिया और दाकर जाति के किसानों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक थी। बिजोलिया का ठिकाने का जो संस्थापक रहा वो रहा अशोक परमार, और अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी थी राणा सांगा ने, क्योंकि खानवा के युद्ध में उन्होंने राणा सांगा का सहयोग किया। 1527 से पूर्व बिजोलिया खालसा क्षेत्र हुआ करता था और 1527 के बाद ये जागीरी क्षेत्र के रूप में तब्दील हो गया। उसके बाद हमने ये देखा कि बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 चरणों में बांटकर पढ़ा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय तक ये आंदोलन चला है। तो पढ़ाने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक शिक्षक आसानी से समझा सके और एक स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से इसे समझ सके, इसके लिए हमने इस आंदोलन को 3 चरणों में बांटा। आंदोलन के जो 3 चरण है वो 3 चरण किस आधार पर बनाए गए, उनका बेस क्या है। जब जब लीडर चेंज हुए तब तब आंदोलन का एक अलग चरण बना दिया गया। जैसे प्रारंभिक समय में 1897 से 1915 तक इस आंदोलन का नेतृत्व करता रहा साधु सीताराम दास। हालांकि उसके सहयोगी के रूप में ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण रहे। और आगे चलकर 1916 में इस किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़े और 1916 से 23 तक इस आंदोलन का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने। और उसके बाद में विजय सिंह पथिक जब गिरफ्तार हो जाते हैं 1923 में और 1927 में वो वापस रिहा होते हैं। हालांकि 1927 में तो वो इस आंदोलन से अलग ही हो गए थे, क्योंकि रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, इनसे विवाद हो गया था उनका। जब अलग हुए तो उसके बाद इसका नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे बड़े नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। फिर हमने ये देखा कि जो ये किसान आंदोलन है ये शुरू कैसे हुआ। जब बिजोलिया के गिरधरपुरा गांव में 1897 में किसानों की एक सभा आयोजित हुई, उसमें अध्यक्ष के रूप में साधु सीताराम दास थे और किसानों ने अपने 2 प्रतिनिधि भेजे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को। बिजोलिया के जो जागीरदार थे कृष्ण सिंह, उनकी शिकायत लेकर भेजा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास, क्योंकि कृष्ण सिंह ने किसानों के ऊपर अत्यधिक कर लगा दिए और इससे किसान परेशान होकर उनकी शिकायत कर देते हैं मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से। फिर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस जो किसानों की जो शिकायत उनके पास पहुंची उसकी जांच के लिए हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा और हामिद हुसैन बिजोलिया आता है, किसानों से बातचीत करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट किसानों के पक्ष में थी, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक हमने कल पढ़ा था। आज अपन इससे आगे पढ़ते हैं। कोई भी नया बच्चा है तो अगर ये जो मैंने रिपीट किया उन्हीं के लिए किया है, ताकि अपन को चीजें आराम से समझ में आए। अब मैं आगे समझाता हूँ आपको। एक एक बात को गौर से सुनना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का स्तर है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप एक एक बात को बारीकी से नहीं सुनेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल जो सवाल है वो तो आप हल कर लेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट वाला सवाल है उसमें आपकी गलती हो सकती है। इसलिए आप हर एक बात को ध्यान से सुने। जब
मेवाड़ मारना के पास शिकायत गई कृष्ण सिंह की, और नानजी पटेल और ठाकरे पटेल शिकायत लेकर गए थे। उसके बाद मैंने कहा कि हामिद हुसैन को भेजा गया जांच हेतु कि किसानों की जो शिकायत है क्या वास्तव में वाजिब है क्या। तो उस हामिद हुसैन ने किसानों से बातचीत की, पूरे कागजात देखे, उसके बाद पता चला कि जो किसान है उनकी शिकायत वाजिब है, किसानों का बेहतरीन शोषण हो रहा है, और एक रिपोर्ट तैयार करके मेवाड़ मारना फतेह सिंह के सामने उन्हें प्रस्तुत कर दी। लेकिन फतेह सिंह ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं की तो इससे बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह का मनोबल बढ़ा। उनको लगा कि जब मेवाड़ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्यों न मैं किसानों को दंडित करके ये जो मेरे खिलाफ बार बार शिकायत कर रहे हैं इनका इलाज करना जरूरी है, अन्यथा तो ये हमें और परेशान करेंगे, आंदोलन और तेज होगा। तो उन्होंने क्या किया, दमनकारी नीति का अनुसरण करते हुए नानजी पटेल और ठाकरे पटेल इन दोनों को राज्य से निर्वासित कर दिया। और नानजी पटेल ठाकरे पटेल जो शिकायत लेकर गए थे उन्हें राज्य से निर्वासित किया, और काफी लंबे समय तक वो राज्य से निर्वासित रहे। और बाद में जब उन्हें राज्य में वापस प्रवेश मिला, बिजोलिया में प्रवेश मिला, तो एक भारी भरकम राशि उन्हें ठिकाने के कोष में जमा करवानी पड़ी। इससे किसान बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, और उसी दरमियान भयंकर अकाल पड़ा। 1899 1900 में आपको पता है छपनिया काल जिसे आप कहते हैं, एक भयंकर दुर्भिक्ष जिससे किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई। और उस स्थिति में बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने किसानों के संगठन को तोड़ने के लिए, जब किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, उस टाइम जो प्रभावशाली जो किसान वर्ग था उनको अपनी सेवा में रख लिया, अपने यहाँ नौकरी दे दी, जैसे लंबरदार है, पटेल है, अंगरक्षक है, इन पदों पर नौकरी दे दी किसानों के संगठन को तोड़ने के लिए। साथ ही साथ प्रभावशाली किसानों को अकाल के दौरान घर पर अनाज पहुंचा दिया, ताकि जो प्रभावी किसान है वो सामान्य किसानों से अलग हो जाए। और उस स्थिति में जब किसान संगठन टूटेगा तो वो कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए, इसके लिए किसानों में एक तरीके से उन्होंने किसानों को तोड़ने का प्रयास किया। और उस स्थिति में काफी हद तक वो सफल भी हो गया, जो प्रयास उसने किया उसमें वो सफल भी हो गए। और आगे क्या होता देखिए, बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने किसानों को दंडित करने के लिए, क्योंकि उसकी शिकायत हुई थी, तो दंडित करने के लिए किसानों के ऊपर एक नया कर लगा दिया जिसे अपन चौरी कर कहते हैं। किसान एक तरफ तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही थी किसानों को, क्योंकि अकाल ने कमर तोड़ दी उनकी। ज्यादा स्थिति तो उनकी दयनीय तब हो गई जब अकाल पड़ा, और साथ ही साथ पहले से बहुत सारे कर चुका रहे थे, बहुत सारे टैक्स चुका रहे थे, और अब एक नया कर और थोप दिया कृष्ण सिंह ने, चौरी कर। और चौरी कर जो लगाया गया बिजोलिया की जनता के ऊपर, वो अगर अपन देखें तो 1903 में लगाया गया चौरी कर। ये जो टैक्स है ये बिजोलिया की जनता के ऊपर 1903 में लगाया गया। और ये टैक्स लगाने वाले जागीरदार कौन है? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने ये कर लगाया। और ये जो टैक्स है इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी दर हुआ करती थी 13 रुपए। 13 रुपए, कुछ किताबों में इसकी दर दे रखी है 5 रुपए। और ये चौरी कर क्या है? तो पुत्री के विवाह पर कर हुआ करता था। जब कोई किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तब वह ठिकाने के राजकोष में 13 रुपए जमा करवाएगा चौरी कर के रूप में। ये जो टैक्स आया नया, किसान पहले से परेशान थे और इस टैक्स की वजह से और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, यहाँ पर विवाह करना मुश्किल हो रहा है, और एक नया कर उसने लगा दिया यहाँ पर। अब किसान क्या करेंगे? देखो, ये किसानों के लिए न केवल आर्थिक रूप से भार स्वरूप था, बल्कि एक तरीके से अपमानजनक भी था। इसमें यह प्रावधान किया गया कि किसान 13 रुपए ठिकाने में चुकाने के बाद राव के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करेगा, और फिर दूल्हा दुल्हन की विदाई होगी। तो आर्थिक रूप से तो भारी है ही है, साथ ही साथ अपमानजनक भी है। और किसानों ने इसका विरोध भी किया, और लगातार 2 साल तक बिजोलिया में कोई भी विवाह नहीं हुआ। किसानों ने अहिंसात्मक नीति अपनाते हुए लगातार 2 साल तक कोई विवाह ही नहीं किया। किसानों ने सोचा कि क्या पता कृष्ण सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाए और इस टैक्स को समाप्त कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में अब आपको पता है बेटी कितने दिन घर रह सकती है। आखिरकार किसानों ने निर्णय लिया कि हम सारे इकट्ठे होकर जागीरदार कृष्ण सिंह के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये टैक्स समाप्त करो आप। तब अपनी 200 विवाह योग्य पुत्रियों को लेकर वो राव साहब के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन कृष्ण सिंह ने कहा कि या तो टैक्स जमा करवा दो, अन्यथा अपनी पुत्रियों को बाजारों में बेच दो। इस तरीके से उन्होंने किसानों की इंसल्ट की, और किसान ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। इसी जमाने में
जागीरदार और किसानों के बीच बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। आज वो जागीरदार किसानों को इस तरीके से बेइज्जत कर रहा है कि या तो टैक्स चुका दो, अन्यथा अपनी पुत्रियों को बाजारों में भेज दो। उस स्थिति में किसानों ने निर्णय लिया कि हम बिजोलिया में रहेंगे ही नहीं, हम यहां से ग्वालियर चलेंगे। पास में सीमा लग रही थी, तो ग्वालियर की ओर पलायन करने लगे किसान। जब इसका पता कृष्ण सिंह को लगा, तो कृष्ण सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो किसानों से माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप उधर नहीं जाइए, आपको उधर नहीं जाना है, मैं आपकी मांगे जरूर पूरी करूंगा। और किसान उस कृष्ण सिंह के व्यवहार को देखकर, अच्छे व्यवहार को देखकर खुश हो गए और वापस आने का निर्णय भी लिया। साथ ही साथ कृष्ण सिंह ने किसानों को खुश करने के लिए कुछ रियायतें दी, और वो रियायतें क्या क्या थी वो अपन देखेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि चौरी कर क्या है, तो पुत्री के विवाह पर कर हुआ करता था। पुत्री के विवाह पर कर, पुत्री के विवाह पर कर। आगे देखिए, यहां से जो प्रश्न पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। अगर सामान्य सवाल पूछेगा तो चौरी कर किस जागीरदार ने लगाया? कृष्ण सिंह ने लगाया। कब लगाया? तो 1903 में लगाया। दर कितनी थी? तो 13 रुपए। और 13 रुपए और 5 रुपए दोनों आ जाए तो संभावना है कि सवाल डिलीट होगा, क्योंकि कुछ किताबों में 5 रुपए भी दे रखा है। और चौरी कर क्या था? तो पुत्री के विवाह पर करता। एक सामान्य सी बात है, लेकिन आजकल पेपर बहुत स्टैंडर्ड से आ रहे हैं। अब मैं एक आपको सवाल बना के बताता हूं। यहां से आपको कथन ए लिख दिया। कथन ए, बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की जनता पर 1903 में चौरी कर लगाया। फिर कथन बी, किसानों के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। अब लिख देगा कथन ए सही है, बी गलत है। अब बच्चे को क्या होता है, एक का तो श्योर हो जाएगा कि ये सही है, लेकिन दूसरे का पता नहीं है क्या किसानों के विरोध के कारण इसे समाप्त किया गया था या नहीं किया गया था, और वो सवाल को गलत करके आ जाएगा। ए व बी दोनों सही है, ए गलत है बी सही है, ए व बी दोनों ही गलत है, इस तरीके से लिख देगा वो। तो उस स्थिति में आपको पूरा ढंग से अगर नॉलेज है तो आप ऐसे सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो आगे सुनिए, अभी मैंने आपको क्या कहा, जब ये चौरी कर लगाया गया तो किसानों ने इसे दुखी होकर, जब किसान वापस गए जाकर मिले कि भाई आप इसे समाप्त करो, तब उन्होंने किसानों की इंसल्ट कर दी। तब किसानों ने इसके विरोध स्वरूप क्या किया, ग्वालियर की ओर जाना शुरू कर दिया, ग्वालियर की ओर पलायन कर गए। तो विरोध स्वरूप, विरोध स्वरूप ग्वालियर की ओर पलायन। अब देखिए आगे अपन को क्या ध्यान रखना है। अब मैंने आपको कहा कि भाई जब इस बात का पता चला कृष्ण सिंह को कि किसान ग्वालियर की ओर चले गए, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसानों से माफी मांगी और कहा कि मैं कुछ टैक्सेज में आपको छूट दूंगा, और 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की उसने। अब जागीरदार की जो 3 घोषणाएं थी वो क्या थी? घोषणाएं, एक तो महत्वपूर्ण घोषणा थी कि मैं जो भू राजस्व ले रहा हूं वो पहले 1/2 ले रहा था, अब मैं 2/5 लूंगा। यानी कि पहले जो किसान खेती करते थे, जितना उत्पादन होता था उसका आधा हिस्सा किसे देना पड़ता था? जागीरदार को। कहा कि अब मैं आधा हिस्सा नहीं लूंगा, 2/5 ही लूंगा। यानी कि अपन कह सकते हैं 50% से 40% कर दिया। समझ रहे ना? तो एक तो ये रियायत दी किसानों को संतुष्ट करने के लिए, यानी भू राजस्व, भू राजस्व 1/2 के स्थान पर, 1/2 के स्थान पर 2/5। एक तो ये घोषणा की उन्होंने। दूसरी महत्वपूर्ण जो घोषणा थी इनकी वो ये थी कि चौरी कर को आधा कर दूंगा। भाई जितना मैंने लिया है ना 13 रुपए, आप ग्वालियर की तरफ मत जाओ, मैं ये चौरी कर भी आधा कर दूंगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा थी, ध्यान देना, चौरी कर को समाप्त नहीं किया था, चौरी कर को आधा किया था। अब आप बताओ ऐसे सवालों का जवाब हम कब दे पाएंगे? जब तक अपन पूरा एक एक बात को ढंग से नहीं समझते हैं, तब तक ऐसे सवालों का उत्तर दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सवालों के लिए आप तैयार हो जाइए। हालांकि रीट में लोग कहते हैं पेपर हार्ड था, रीट का पेपर कोई ज्यादा कठिन नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊं, आरपीएससी जो पेपर दे रही है ना वो ज्यादा कठिन है। उसमें इस टाइप के सवाल आ रहे हैं जो अपन हल नहीं कर पाते हैं। देखो दोनों बातें आपको एकदम सामान्य लग रही है कि 1903 में चौरी कर लगाया गया कृष्ण सिंह के द्वारा, फिर लाइन लिख देगा जनता के विरोध के कारण या किसानों के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया।
अब अपन ऊपर वाली लाइन में ये डिसीजन ले लेंगे कि ये कथन सही है, लेकिन दूसरी लाइन सही है या गलत ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे सवालों का आपको ध्यान रखना है कि चौरीकर को समाप्त नहीं किया, चौरीकर को आधा कर दिया। चौरीकर आधा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा और हुई, कहा कि बेगार नहीं लूंगा। पहले क्या होता था, जागीरदार के यहां जब भी मरम्मत का कार्य चलता था, मकान के मरम्मत का कार्य चलता था, गढ़ की मरम्मत का कार्य चलता था, तो बेगार में काम करना पड़ता था, बिना वेतन के काम करना पड़ता था। घर पे खाना खा के आना और वापस जाके खाना, चाहे अगले के बच्चे भूखे मरे, माता पिता परेशान है। आपको पता है अकाल के टाइम लोगों की कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी उस टाइम। आप कभी अपने पूछना किसी बुजुर्ग को कि अकाल जब पड़ा था तो उन्होंने जब सुना है, भाई उन्होंने भी किसी से सुना है, अपने जो दादा परदादा रहे हैं उनसे सुना होगा। तो अकाल के टाइम इतनी बुरी दशा किसानों की हो गई और उस टाइम उन्हें बेगार में काम करना पड़ रहा है। आप उन किसानों के बारे में सोचिए, अपनी जगह रखकर सोचिए कि अगर आपके घर पर आपके माता पिता भूखे हैं, आपकी पत्नी की स्थिति बहुत खराब है, मान लो कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे भूखे हैं और उस टाइम आपसे कोई बिना वेतन के काम करवा रहा है, तो बेगार ली जा रही थी, तभी किसान परेशान हो गए। कहा कि इधर तो अकाल पड़ा हुआ, इधर पहले से बहुत सारे टैक्सेस चुका रहे, अब एक नया कर आ गया। तो कृष्ण सिंह ने तो ये ठान लिया कि किसानों को दंडित करना है। क्यों? क्योंकि किसानों ने उसकी शिकायत कर दी थी और उधर मेवाड़ महाराणा ने कोई कार्रवाई की नहीं, तो इसका कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसको पता था कि कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है, मैं क्यों ना इन किसानों को दंडित करके इनके मनोबल को तो डाउन करूं। किसान जो संगठित हैं उनको इनका संगठन तोड़ना जरूरी है, नहीं भविष्य में ये आंदोलन और करेंगे, समझ रहे। तो इन्होंने क्या किया, तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, बेगार बंद कर दी गई। कहा कि बेगार नहीं लूंगा। ये तीन महत्वपूर्ण जो रियायतें हैं इनकी घोषणा की गई। किसान संतुष्ट हुए, जागीरदार के व्यवहार से भी उनको अच्छा लगा कि कम से कम व्यवहार तो अच्छा किया। तो छोटी मोटी लागों के समाप्त करने के लिए उन्होंने जागीरदार पर दबाव नहीं डाला, केवल इसी से संतुष्ट हो गए किसान, लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। इस घटना ने, ध्यान देना, ये जो घटना घटित हुई, किसानों को कुछ रियायतें मिली, इससे किसानों का मनोबल जरूर बढ़ा। भविष्य में इस घटना ने असहयोग व अहिंसात्मक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी थी। इससे किसान, आपको पता है, उनको यह समझ में आ गया कि अगर हम अहिंसात्मक तरीके से विरोध करें और असहयोग की नीति को अपनाएं तो एक दिन जागीरदार को झुकना पड़ेगा। क्योंकि ये घटना जो थी ग्वालियर को की ओर वो प्लान किया किसानों ने, तो उनको ये पता चल गया कि अगर भविष्य में अपन ऐसा कार्य करते हैं और कभी भी अगर ऐसा होता है कि हमारे ऊपर अत्याचार होता है और अपन इस तरीके से एकजुट होकर चलते हैं, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, समझ रहे। तो इस घटना ने किसानों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और आगे चलकर यही घटना अहिंसात्मक व असहयोग का जो नीति है उसकी रूपरेखा तैयार कर देती है। अब आगे देखना, कृष्ण सिंह की जब निसंतान मृत्यु हो गई तो नए जागीरदार पृथ्वी सिंह बने। पृथ्वी सिंह ने जनता के ऊपर तलवारबंदाई कर लगा दिया। जब तलवारबंदाई कर लगाया तो किसानों ने, पहले से किसान सीखे हुए थे, किसानों को पूरा ज्ञान था कि करना क्या है, किसानों ने जमीन को पड़त रखकर उसका विरोध किया। जो शिक्षा, जो ज्ञान उनको पहले चरण शुरुआती दौर में हुआ, तो शुरुआती दौर में उनको पता चला कि हमें क्या करना चाहिए, जब जब अत्याचार होता है, जब जब टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, तब हमें क्या करना है, वो सारा अनुभव आगे चलकर उनके काम में आएगा। तभी मैंने लाइन बोली है कि इस घटना ने असहयोग व अहिंसात्मक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी। अब आप सोचिए, पेपर का स्टैंडर्ड अगर बहुत ज्यादा हाई कर दे तो लाइन लिख दे कि 1904 में बिजोलिया के, सॉरी 1904-05 में बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने किसानों को कुछ रियायतें दी। फिर दूसरी लाइन लिख दे, इस घटना ने अहिंसात्मक व असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी। बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, उसके दिमाग में आएगा इस सवाल का जवाब कैसे दूं, पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, क्योंकि अपन सीधा फैक्ट पढ़े हुए होते कि चौरीकर 1903 किसने लगाया, कृष्ण सिंह ने लगाया। तो थोड़ा सा ऐसे सवालों की ओर अपन को ध्यान देना है ना। तो आप लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, एकदम शॉर्ट लिखना है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है। लिखो चौरीकर 1903 एडी। 1903 में चौरीकर लगाया गया, ऐसे नहीं लिखना है, 1903 एडी। आप समझ पा रहे हैं भाई, इतने समझदार हैं, छोटी क्लास नहीं है। जैसे मैंने लिखा वैसे के वैसे लिख लो इसको।
कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है कि भाई समझने में दिक्कत आ रही है, कि स्टैंडर्ड में दिक्कत आ रही है, तो आप बता देना, अपन और उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आप में से कईयों को ऐसा लग सकता है कि इतना डीप थोड़ी आता है सवाल, लेकिन अपन ये नहीं सोच सकते क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। किसानों को इस घटना से ये समझ में आ गया कि हिंसा की जरूरत नहीं है, अहिंसात्मक तरीके से भी अगर अपन आंदोलन करते हैं तो भी अपन को सफलता मिल सकती है। एक बहुत बड़ी सीख किसानों ने ली। लिख लिया? चले आगे फिर। इसी तरीके से लिखते जाना जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे ना, ताकि शॉर्ट रहे चीजें, वरना ज्यादा कंटेंट तो लिख रहे हैं अपन, अगर इतना डीप बातें लिखेंगे और फिर ज्यादा विस्तार से लिखेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से लिखते जाना। आगे अगर अपन बात करें तो कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई और नए जागीरदार बने। इनके कोई नजदीकी रिश्तेदार हुआ करते थे, पृथ्वी सिंह, वो नए जागीरदार बने। और पृथ्वी सिंह जब नए जागीरदार बने, उन्होंने बिजोलिया की जनता के ऊपर एक नया कर लगाया, जो था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर। और तलवार बंधाई कर जो है ये लगाया गया 1906 में। 1906 ईडी में तलवार बंधाई कर लगाया गया। और ये लगाने वाले जागीरदार हैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। तलवार बंधाई कर क्या था? तो ये एक उत्तराधिकारी शुल्क था। उत्तराधिकारी शुल्क। अब आप ध्यान से सुने, केवल फैक्ट से काम नहीं चलाना है कि भाई ये तथ्य याद कर लिया, तलवार बंधाई कर 1906 में लगाया, पृथ्वी सिंह ने लगाया, उत्तराधिकारी शुल्क था। वो जमाना बदल गया। अब अपन को आगे क्या ध्यान रखना चाहिए? अभी एक परीक्षा में प्रश्न आया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लाइन लिख दी, तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया। फिर अगली लाइन लिख दी, किसानों ने जमीन को पड़त रखकर इसका विरोध किया। अब अगली लाइन का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये सही है गलत है। आरपीएससी के पेपर में सवाल था ये। अब आप सोचिए इस सवाल का क्या स्तर है। अपन लोग सामान्य बातों पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब अपन को उन बातों पे भी ध्यान देना होगा। 1906 में पृथ्वी सिंह ने जो ये टैक्स लगाया, पहली बात तो ये है क्या चीज, इसको अपन समझते हैं। जब जब जागीरदार चेंज हुआ, जब जब उत्तराधिकारी चेंज होता था, जैसे कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी निसंतान मृत्यु के होने के बाद में पृथ्वी सिंह जागीरदार बन रहे हैं, तो जब जागीरदार चेंज होता था तो उसकी कमर पर तलवार बांधने की एक रस्म हुआ करती थी, जो या तो स्वयं महाराणा आता था या अपना प्रतिनिधि भेजकर वो कमर पर तलवार बंधाई जाती थी। जो इस बात के लिए स्वीकृति पत्र था, एक तरीके से अपन कह सकते हैं, इस बात के लिए स्वीकृति थी कि महाराणा ने आपको नए जागीरदार के रूप में स्वीकार कर लिया है। तलवार बांधने का मतलब है आप नए महाराणा है, इसके लिए सॉरी आप नए जागीरदार है, इसके लिए आपको स्वीकृति मिल चुकी है महाराणा की तरफ से। अब उस टाइम क्या होता था, जब नया जागीरदार बना और उसकी कमर पर तलवार बांधने की जो रस्म होती थी, इसका कुछ शुल्क देना पड़ता था महाराणा को, कुछ पैसे जमा कराने पड़ते थे महाराणा के पास।
अब जागीरदार ने क्या किया, उसका भार जनता पे डाल दिया, कहा कि मैं कहां से चुकाऊंगा, मेरे को टेंशन नहीं है, जनता देगी कर। और एक नया कर लगाया, तलवार बंदाई कर। जो पैसा जागीरदार को देना पड़ता था महाराणा को, वो पैसा उसने टैक्स के रूप में किसके ऊपर लागू कर दिया, जनता के ऊपर, जिसे अपन बोलते हैं तलवार बंदाई कर। 1906 में लगाया। और ये तलवार बंदाई कब लिया जाता था, जब उत्तराधिकारी चेंज होता था। जब जब उत्तराधिकारी चेंज हुआ, तब तब जनता उत्तराधिकारी शुल्क तलवार बंदाई कर लगाएगी, तलवार बंदाई कर देगी। तब क्या होता है देखो आगे। इतना ही नहीं किया, जो रियायतें कृष्ण सिंह ने दी थी, जो घोषणाएं कृष्ण सिंह ने की थी, अभी अपन ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं पढ़ी थी कि एक तो भूराजस्व है 1/2 के स्थान पर 2/5, सौरी कर आधा, और एक महत्वपूर्ण घोषणा बेगार बंद कर दी गई। वो घोषणाएं जो उन्होंने की थी, जो रियायतें उन्होंने जो दी थी किसानों को, उनको समाप्त कर दिया, ताकि कोई रियायत नहीं दूंगा मैं। साथ ही साथ नए कर और लागू कर दिए और उनकी दर बहुत ज्यादा रख दी। किसान परेशान, ताकि कृष्ण सिंह ने तो रियायतें दी और इधर ये वापस लागू कर रहा है, नया कर लगा दिया, नए नए कर लगा रहा है, पुराने करों को कठोरता से वसूल कर रहा है, पुरानी रियायतों को समाप्त कर रहा है। उस कंडीशन में किसान गए इनसे मिलने के लिए सारे इकट्ठे होके। अब किसान जब गए तो बिना बताए, किसानों से बिना बातचीत किए, मुंह मोड़कर घोड़े पर बैठकर चले गए, किसानों से बातचीत ही नहीं की। किसान इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रारंभ में किसान और जागीरदार के बीच बहुत मधुर संबंध थे बिजोलिया में, लेकिन अब इस तरीके का व्यवहार देखकर किसान बहुत नाराज हो रहे हैं। उनको लग रहा है ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है अपने साथ। तब किसानों ने निर्णय लिया, क्योंकि किसान पहले से आपको पता है आंदोलन कर चुके हैं, उनको पता है कि अब क्या करना है। उन्होंने जमीन को पड़त रखा कि हम खेती नहीं करेंगे। अब आपको पता है खेती नहीं करें तो जागीरदार की भी समस्या नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जमीन को पड़त रखकर इसका विरोध किया। पृथ्वी सिंह को जब पता चला कि किसान खेती से इनकार कर रहे हैं, हम खेती नहीं करेंगे, आप कहां से लोगे भू राजस्व, कहां से टैक्सेस लोगे, खेती नहीं करेंगे तो कहां से लोगे। अब उसने क्या किया, जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दमनकारी नीति अपनाई पृथ्वी सिंह ने भी, और दमनकारी नीति का अनुसरण करते हुए साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की सेवा से मुक्त कर दिया। साधु सीताराम दास पुस्तकालय में काम करते थे, उसकी सेवा से मुक्त कर दिया। साथ ही साथ उसके सहयोगी फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को राज्य से निर्वासित कर दिया। तो इस तरीके से ये पृथ्वी सिंह जनता पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, दमनकारी नीति का अनुसरण कर देते हैं। लेकिन 1914 में अगर अपन देखें तो पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, और पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में नए जागीरदार बने केसरी सिंह। उसके बाद क्या हुआ वो अपन देखेंगे। तो इसमें देखिए तलवारबंदाई कर जो है, इसके संदर्भ में आपको एक बात नीचे और ध्यान रखनी है, जमीन को पड़त रखकर, जमीन को पड़त रखकर किसानों ने इसका विरोध किया, किसानों ने इसका विरोध किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तलवार बंदाई कर 1906 पृथ्वी सिंह उत्तराधिकारी शुल्क। अच्छे से याद कर लेना, अगर इतना याद कर लेते हैं तो आप मान के चलो आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। आसानी से आप प्रश्नों का जवाब दे दोगे परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा। एक दो दिन कोई नया बच्चा आता है तो उसको लगता है ये लिखवाने का तरीका उसको एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा सही, अगर एग्जाम दिए हैं आपने, आप अनुभवी हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये तरीका सही है। अगर अपन शॉर्ट लिखेंगे और बहुत गहराई तक लिखेंगे ना बातों को, तो आराम से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। अगर ज्यादा गहराई तक लिखें और थ्योरी लिखवाना प्रारंभ कर दिया तो आप सोचिए कितने पेज हो जाएंगे एक टॉपिक में, तो आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे, समस्या आ जाएगी। एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देख लिया, आगे चलते हैं। अब देखिए
एक एक बात को ध्यान से सुनना है। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई 1914 में, और जब इनकी मृत्यु हुई 1914 एडी, पृथ्वी सिंह की मृत्यु, और इनकी जो मृत्यु हुई उसके बाद में नए जागीरदार बने, यानी कि इनके उत्तराधिकारी थे केसरी सिंह। इनके उत्तराधिकारी बने केसरी सिंह। और केसरी सिंह जो उत्तराधिकारी बने, इनकी आयु कम थी, कम आयु में ही ये जागीरदार बन गए, अल्प आयु में जागीरदार बन गए। अब छोटा बच्चा जागीर संभाल सकता है क्या? यानी पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में केसरी सिंह जो जागीरदार बन रहे हैं वो कम उम्र में बन गए, जागीर संभाल पाने में असमर्थ। उस स्थिति में ये जो जागीर है ये चली गई कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब है डायरेक्ट महाराणा के नियंत्रण में चली गई। महाराणा को लगा कि भाई ये छोटा बच्चा जागीर नहीं संभाल सकता, तो मैं किसी व्यक्ति को भेजूंगा जो पूरी व्यवस्थाएं देखेगा। और उन्होंने महाराणा ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था अमर सिंह राणावत, बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि इसकी आयु कम थी, समझ रहे ना। तो अब अगर अपन आगे देखें तो जागीर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में, जागीर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में। और बिजोलिया का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? अमर सिंह राणावत, प्रशासक नियुक्त। अमर सिंह राणावत, ये ध्यान रखना है। ये सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था, 2021 का सवाल है ये, काफी अच्छा सवाल था। एक ही बार आज तक परीक्षा में, भविष्य में और आ सकता है। सवाल क्या पूछा सुन लो। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में केसरी सिंह अल्पवयस्क अवस्था में बिजोलिया का नया जागीरदार बना। उस समय मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? अमर सिंह राणावत को। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है, भविष्य में छोटी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए। इसका नायब नियुक्त किया डूंगर सिंह भाटी को, नायब नियुक्त। इसका सहयोगी, इसके सहयोगी के रूप में किसे नियुक्त किया? डूंगर सिंह भाटी को, डूंगर सिंह भाटी, इससे नायब नियुक्त किया गया। अभी ये नायब नहीं पूछा है, भविष्य में नायब पूछ सकता है कि नायब किसे नियुक्त किया गया। दोबारा सुन लें, मैंने आपको कहा कि 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद में कम उम्र में नए जागीरदार बन गए केसरी सिंह। अब केसरी सिंह जागीर संभाल पाने में असमर्थ थे, क्योंकि छोटा बच्चा जागीर कैसे संभालेगा। तब जागीर चली गई महाराणा के नियंत्रण में, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में, और महाराणा ने बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया अमर सिंह राणावत को, और नायब नियुक्त किया डूंगर सिंह भाटी को। अब फिर मेरा एक स्तरीय सवाल बताना देंगे। मेवाड़ महाराणा ने अमर सिंह राणावत व डूंगर सिंह भाटी को बिजोलिया में प्रशासन के लिए नियुक्त किया या प्रशासक नियुक्त किया। कथन ए। कथन बी, इनकी सहानुभूति किसानों के प्रति थी। अब बताओ देंगे, सहानुभूति थी क्या इनकी? सहानुभूति थी क्या? हो सकती है क्या? बिल्कुल थी। यही तो बात है, यही तो बात है। मतलब मेरा कहने का मतलब है यही दिक्कत आती है, ऐसे सवाल देने लग गए। अब सहानुभूति थी या नहीं थी अपन को कैसे पता चले? अपन तो ये सोचेंगे कि प्रशासक नियुक्त किया अमर सिंह राणावत को, तो किसानों के प्रति तो क्या सहानुभूति रही होगी। इनकी सहानुभूति थी, लेकिन कुछ ठिकाने के कर्मचारी ऐसे थे जो किसानों को रियायत नहीं देना चाहते थे। जबकि डूंगर सिंह भाटी, अमर सिंह राणावत ने तो कहा कि किसानों को रियायत दी जानी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब ये मुझे लाइन अच्छी लग रही है कि अगर ये लाइन लिख दी ना, सहानुभूति थी, तो मामला गड़बड़ बच्चों के। अगर फैक्चुअल पूछ लिया सीधा सीधा कि प्रशासक किसे नियुक्त किया अमर सिंह राणावत, नायब किसे नियुक्त किया तो डूंगर सिंह भाटी, तो बच्चा कर देगा। हालांकि डूंगर सिंह भाटी का ही कईयों को भी पता नहीं है, लेकिन अगर सहानुभूति वाली लाइन दे तो ध्यान रखना, इनकी सहानुभूति थी। और इतना ही नहीं, इन्होंने साधु सीताराम दास को बुलाया डूंगर सिंह भाटी ने, और बुलाकर कहा कि आप एक काम करो, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता लेकर आओ, किसी अच्छे लीडर को लाओ यहाँ पे, क्योंकि आपके पास अच्छा लीडर नहीं है। तो कहा कि किसको लेकर आए? तो कहा कि आप जाइए
विजय सिंह पथिक के पास। ये भी कईयों को पता नहीं है, अपने ध्यान में नहीं रहता है कि किसके कहने पर साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक के पास गए थे। डूंगर सिंह भाटी ने नाम सुनाया था। आपकी अगर आप उनको यहाँ लेके आ गए और उन्होंने नेतृत्व संभाल लिया तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान हो जाएगा, आपको सफलता मिल सकती है। तो डूंगर सिंह भाटी के सुझाव पर साधु सीताराम दास गए यहाँ पे चित्तौड़ गए थे, क्योंकि विजय सिंह पथिक चित्तौड़ आए हुए थे। एक विद्या प्रचारिणी सभा नाम से एक संगठन था, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित था। उसका सम्मेलन चल रहा था चित्तौड़ में 1915 में, और साधु सीताराम दास वहां गए, साथ में एक व्यक्ति और था इनके, मगन लाल। दोनों गए, रिक्वेस्ट की और विजय सिंह पथिक को सारी बातें बता दी इन्होंने कि भाई ये परिस्थिति है। और विजय सिंह पथिक ने बिजोले आना स्वीकार किया और 1916 में इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। अब कुछ रियायतें यहाँ पर दी भी गई थी, हालांकि वो विरोध में थे, कौन, इस ठिकाने के कुछ कर्मचारी। लेकिन बाद में मेवाड़ सरकार का दबाव आया, मेवाड़ सरकार का दबाव आया कि किसानों को रियायतें दी जाए। अब किसानों को रियायतें दे दी तो किसानों ने खेती करना पुनः प्रारंभ कर दिया, लेकिन बाद में उन रियायतों को ठिकाने ने लागू ही नहीं किया। बेचारे किसान असफल हो गए। वो तो भोले वाले किसानों ने सोचा कि रियायतें दे दी जाएगी, लेकिन बाद में इन्होंने इनकार कर दिया। तब किसान ये सोचते हैं कि भाई अच्छे लीडर की आवश्यकता है। तब साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं, और विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। अब लिखिए आगे। 1914 एडी पृथ्वी सिंह की मृत्यु। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, अपनी तरफ से आपको उस तरीके से नहीं लिखना है, शॉर्ट लिखे। कुछ बच्चे नए भी लग रहे हैं, आज पहली क्लास होगी कईयों की। तो जागीर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में, इसे कोष्ट में लिख सकते हैं महाराणा, ताकि आइडिया रहे कि हम महाराणा के नियंत्रण में चली गई थी। प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? अमर सिंह राणावत को। नायब नियुक्त डूंगर सिंह भाटी। लिख लिया, चलते आगे। नेक्स्ट देखिए, अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी चाहिए इसमें, आप नेक्स्ट लाइन लिख लो एक बार। जैसे मैंने अभी कहा था ना, सहानुभूति थी, ये लाइन लिखनी है। देखो, अमर सिंह राणावत व डूंगर सिंह भाटी की, अमर सिंह राणावत व डूंगर सिंह भाटी की किसानों के प्रति सहानुभूति थी, किसानों के प्रति सहानुभूति थी, तथा ये किसानों को कुछ रियायतें देने के पक्ष में भी थे, तथा ये किसानों को रियायतें देने के पक्ष में भी थे। पक्ष में भी थे, लेकिन ठिकाने के कर्मचारी, कुछ कर्मचारी लेकिन ठिकाने के कुछ कर्मचारी रियायतों के पक्ष में नहीं थे। रियायतों के पक्ष में नहीं थे। लिख लिया। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पर अपन देखें तो आखिरकार मेवाड़ सरकार के दबाव में रियायतें दी गई, लेकिन उन रियायतों को मानने से इनकार कर दिया ठिकाने में। अब किसानों को ये पक्का पता चल गया कि अब अपन को चाहिए कोई अच्छा नेतृत्व करता। तो साधु सीताराम दास को डूंगर सिंह भाटी ने बताया कि भाई चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा का कोई सम्मेलन है, उसमें आप जाइए, विजय सिंह पथिक से मिलिए, उनको आप लेकर आइए। विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल के साथ रहा करता था, जिनका मूल नाम था भूप सिंह, और उन्हें रास बिहारी बोस ने राजस्थान भेजा था गोपाल सिंह खरवा के पास। और विजय सिंह पथिक जो थे, जब चित्तौड़ आए विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में, तो साधु सीताराम दास और मगनलाल दोनों उनके पास पहुंचे और पूरी बातें बताई, और इनके आग्रह पर विजय सिंह पथिक कहाँ आ गए, बिजोलिया आ गए। तो सवाल बनता है यहाँ से, एक तो यही सवाल पूछता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक का प्रवेश कब हुआ, तो कब हुआ, 1916 में। इसके आग्रह पर आए तो साधु सीताराम दास। अब एक नाम और याद रखना है, मगनलाल, दोनों नाम याद रखना है। साधु सीताराम दास किसके सुझाव पर विजय सिंह पथिक से मिलने गए, डूंगर सिंह भाटी। ये लाइन बहुतों को नहीं पता है, इसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, इनको अपन को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, 1915 एडी, 1915 एडी विद्या प्रचारणी सभा का सम्मेलन, विद्या प्रचारणी सभा का सम्मेलन। ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ, ये कहां आयोजित हुआ, चित्तौड़ में। और इस सम्मेलन में भाग लिया साधु सीताराम दास ने, भाग लिया साधु सीताराम दास ने। और इनकी मुलाकात हुई विजय सिंह पथिक से, विजय सिंह पथिक से। जब विजय सिंह पथिक से मुलाकात हुई तो सारी बात बता दी, और विजय सिंह पथिक आए बिजोलिया। लिखिए, 1915 एडी विद्या प्रचारणी सभा का सम्मेलन, चित्तौड़। भाग लिया साधु सीताराम दास ने। नेक्स्ट लिखना है, भाग लिया साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के नीचे एरो लगा के लिखे, मुलाकात विजय सिंह पथिक से। लिख लिया, अब नीचे लिखिए, साधु सीताराम दास व मगनलाल के आग्रह पर, साधु सीताराम दास व मगनलाल के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने 1916 में, साधु सीताराम दास व मगनलाल के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। याद रख लेंगे। तो किसका आग्रह पर आए, तो साधु सीताराम दास और मगनलाल। कब नेतृत्व संभाला, तो 1916 में। अब अगर अपन आगे बात करें तो अपन को क्या ध्यान में रखना चाहिए, विजय सिंह पथिक जब बिजोलिया आए तो बिजोलिया में उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। विजय सिंह पथिक जानते थे कि शिक्षा कितनी जरूरी है, और उस टाइम आपको पता है लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। अब विजय सिंह पथिक विद्या प्रचारणी सभा का गठन करके बिजोलिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। घर घर जाकर उन्होंने किसानों को मोटिवेट किया कि अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। आज ये शोषण हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है। जिस दिन शिक्षित हो जाओगे उस दिन कोई शोषण नहीं कर सकेगा। तो आप ये सोचिए कि विजय सिंह पथिक कितने आगे की सोचते थे। आज अपन शिक्षा की बात कर रहे हैं, उन्होंने महिला शिक्षा की बात उन्होंने उस टाइम कही। उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया।
तो बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कक्षा 9 की किताब जो है उसमें तो लिख रखा है विद्या प्रचारिणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक ने किया बिजोलिया में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में लिखा हुआ है कि इस सरदान आसिया के सहयोग से साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा बनाई। क्या किया जाए? अब इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही है, मैं दोनों बातें लिखवाऊंगा। अगर परीक्षा में दोनों दे दिए तो अपन डिलीट करवा लेंगे, क्योंकि अपने पास प्रामाणिक किताब का संदर्भ है। कक्षा 9 की किताब में तो आप लिखा हुआ देख लेना भले घर जाके कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा बनाई, लाइन लिख रखी है। जबकि ढंग की किताबों में क्या लिख दिया, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उनमें एक दो किताब में क्या लिख रखा है कि साधु सीताराम दास ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर, ध्यान देना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर, ये लाइन भी परीक्षा में नहीं आई है, बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। मैं सोचता हूं कि जिस दिन ये सवाल आएगा कि साधु सीताराम दास ने किसके कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, उस दिन अपन को ये सवाल शायद ही कई बच्चों को पता हो। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम सुना ना, उनके कहने पर उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और बाद में इस सरदान आसिया और डूंगर सिंह भाटी के कहने पर बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा बनाई। ये लाइन हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में लिखी हुई है, ठीक है। और ये दूसरी जो बात बोली है मैंने, ये कक्षा 9 की किताब में। समझ गए होंगे। करना क्या है, वो ऑप्शन के आधार पर अपने उत्तर कर देंगे, और अगर दोनों आ गए तो अपन डिलीट भी करवा लेंगे। समझ रहे हैं? तो लिखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नंबर 1 लगा के लिखे, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विद्या प्रचारिणी सभा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसका काम क्या रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। नेक्स्ट लाइन लिखे, डूंगर सिंह भाटी व इस सरदान आसिया के सहयोग से, डूंगर सिंह भाटी व इस सरदान आसिया के सहयोग से साधु सीताराम दास ने, डूंगर सिंह भाटी व इस सरदान आसिया के सहयोग से साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। वापस शुद्ध शब्द वापस है, आपकी हिंदी भी है ना, तो वापस शब्द शुद्ध होता है, वापिस शब्द अशुद्ध होता है। कई बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, तो मैं वापस बोल रहा हूँ, वापिस नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। डूंगर सिंह भाटी व इस सरदान आसिया के सहयोग से साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। तो अपन को दोनों को ही मानना है कि दोनों ने ही गठन किया है। यहाँ पर विद्या प्रचारिणी सभा बनाई साधु सीताराम दास ने 1915 के आसपास विद्या प्रचारिणी सभा बनाई थी। बाद में विजय सिंह पथिक आए होंगे, तब उनको भी लगा होगा कि भाई अपन को शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो उन्होंने भी एक संगठन की स्थापना कर दी विद्या प्रचारिणी सभा नाम से। और ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है कि किसके सहयोग से ये स्थापना की गई थी, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, तो अपन को ध्यान रखना है इस सरदान आसिया और डूंगर सिंह भाटी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अगली बात क्या ध्यान रखनी है, साधु सीताराम दास ने क्या किया, बिजोलिया में न केवल विद्या प्रचारिणी सभा बनाई, जबकि लोगों को अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने मित्र मंडल नामक संगठन भी बनाया। मित्र मंडल संगठन का उद्देश्य था लोगों को अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि अन्याय व शोषण का विरोध करो, ये कोई गलत बात नहीं है, हमें एकजुट होकर चलना है, हमें सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है, हमें शिक्षा से जुड़ना है। ये सारी चीजें सिखाई उन्होंने। तो आप सोचिए विजय सिंह इन साधु सीताराम दास का भी कितना बड़ा योगदान रहा है। मित्र मंडल नामक संगठन स्थापित करके इन्होंने कितना बड़ा प्रयास उस टाइम किया ताकि लोग एकजुट होकर
विरोध करे अन्याय और शोषण का। तो नेक्स्ट लाइन लिखे, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में मित्र मंडल संगठन की स्थापना की। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में मित्र मंडल संगठन की स्थापना की। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में मित्र मंडल संगठन की स्थापना की। तो इस तरीके से किसान आंदोलन जो बिजोलिया अपन पढ़ रहे हैं उसका पहला चरण समाप्त हुआ। पहले चरण में जो चीजें अपन ने पढ़ी आज की क्लास में वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमने ये देखा कि जब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर गए महाराणा फतेह सिंह के पास, तब उन्होंने हामिद हुसैन को जांच हेतु भेजा था और हामिद हुसैन ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली किसानों से बातचीत करके। वो रिपोर्ट किसानों के पक्ष में थी लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे कृष्ण सिंह का मनोबल बढ़ा और उन्होंने किसानों को दंडित करना प्रारंभ किया, दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को राज्य से निर्वासित कर दिया। इतना ही नहीं, अकाल के समय लोगों की सहायता भी नहीं की, केवल प्रभावी किसानों की सहायता की ताकि आम किसानों से वो जो किसान है वो अलग हो जाए। और ये जो किसान है जब अलग अलग हो जाएंगे तो उस स्थिति में आपको पता है वो आंदोलन नहीं कर पाएंगे। किसानों को एकजुटता को तोड़ने के लिए, उनके संगठन को तोड़ने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया और बिजोलिया की जनता पर 1903 में साउंरी कर लगा दिया जिसकी दर थी 13 रुपए। प्रमोद कुमार जैन ने उसकी दर लिखी है 5 रुपए और पुत्री के विवाह पर कर था वो। ठीक, जब साउंरी कर लगाया गया तो किसानों ने ग्वालियर की ओर पलायन करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको लगा कि इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि अकाल भयंकर पड़ा हुआ था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। उस टाइम टैक्स कहां से चुकाएंगे, पुत्री का विवाह करना ही मुश्किल हो रहा है और टैक्स और जमा करवाना, विवाह से ज्यादा चिंता तो टैक्स की थी, कहां से लेके आएंगे। उस जमाने के संदर्भ में 13 रुपए बहुत ज्यादा है। आज के संदर्भ में मत सोचो आप 13 रुपए तो क्या है दे देते, ऐसा कुछ नहीं है। जब सैलरी हुआ करती थी, पूरे दिन मेहनत करते थे, तब जाके अपन को 10 पैसे 20 पैसे मिलते थे। 13 रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है, सोचिए आप। अब समस्या ये आ गई कि किसान जब ग्वालियर की ओर पलायन करने लग गए तब जागीरदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसानों से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करो, आप उधर मत जाओ, मैं कुछ रियायतें दूंगा आपको, मैं कुछ टैक्सेज में छूट दूंगा। तो 3 घोषणाएं कर दी। कहा कि भूराजस्व में आधा ले रहा था, मतलब सारी जमीन जागीरदार की है, अपन खेती और मजदूर है, तो जितना उत्पादन होता था उसका आधा हिस्सा किसको देते थे, जागीरदार को। अब कहा कि मैं आधा नहीं लूंगा, कितना लूंगा, 2/5। आधे का मतलब 50% हो गया, 50% हो गया, और 2/5 का मतलब 40% हो गया कि अब 40% लूंगा। साउंरी कर आधा लूंगा, उतना नहीं लूंगा जितनी घोषणा की है, इतना कर सकता हूँ। साथ ही साथ बेगार में काम नहीं करवाऊंगा, बेगार का मतलब बिना वेतन के काम नहीं करवाऊंगा। ये 3 घोषणाएं की। किसान आपको पता है अच्छे ही होते हैं, किसान इससे संतुष्ट हो गए, व्यवहार अच्छा लगा उनको। लगा कि टैक्स से भले ही ये बहुत सारे छोटे मोटे टैक्स लागू थे, किसानों ने उनको समाप्त करवाने की मांग नहीं की। किसानों को लगा कि कम से कम इतना किया तो भी बहुत है, क्योंकि किसानों के साथ प्रारंभ में बहुत मधुर संबंध रहे थे जागीरदार और किसानों के। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई और संबंधों में कटुता आती गई। तो उन किसानों ने सोचा कि क्या पता अब संबंध और अच्छे हो जाए। अब होता क्या है, ये जो घटना थी इससे किसानों को इतना जरूर हो गया कि भाई अहिंसात्मक आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है, असहयोग आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है। तो इसकी रूपरेखा तैयार हो गई। अब भविष्य में जब भी ऐसा कोई नया कराएगा तो किसान उसका विरोध करेंगे अहिंसात्मक तरीके से। अब नया जागीरदार बना पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह इनका रिश्तेदार था कृष्ण सिंह का, क्योंकि कृष्ण सिंह के तो कोई संतान थी नहीं। पृथ्वी सिंह जब जागीरदार बना तो जनता के ऊपर 1906 में तलवार बंदाई कर लगा दिया। तलवार बंदाई कर क्या था, उत्तराधिकारी शुल्क था। जब कोई नया जागीरदार बनता था तो उसकी कमर पर तलवार बांधने की रस्म होती थी, उसका शुल्क महाराणा को देना पड़ता था, और वो उस शुल्क का भार पृथ्वी सिंह ने किस पर थोप दिया, जनता पर। अब जनता कहां से चुकाए। इतना ही नहीं, जो रियायतें कृष्ण सिंह ने दी थी सारी समाप्त कर दी, और जो नए कर तो लागू किए और उनको कठोरता से लागू किया। कोई भी किसान नहीं देता है तो उसको दंडित करो। उस स्थिति में किसान सारे उनके पास गए, उनसे बातचीत की, लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा था, उनके पास गए तो मुंह मोड़ के चले गए। अब ऐसा व्यवहार किसानों के साथ हो रहा है, अच्छा नहीं लगा। किसानों ने कहा कि हम खेती नहीं करेंगे। जमीन को पड़त रखकर किसानों ने उस तलवार बंदाई कर का विरोध किया।
बहुत अच्छा ध्यान रखना है। पड़त रखकर विरोध कर दिया, खेती नहीं की। उसके बाद पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद में अल्पवयस्क अवस्था में केसरी सिंह जागीरदार बना, और केसरी सिंह जब जागीरदार बने कम आयु में बन गए। अब कम आयु में जागीरदार बन गए, इसलिए जागीर को संभाल पाने में असमर्थ थे। और मेवाड़ महाराणा ने उस समय बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया अमर सिंह राणावत को, और नायब नियुक्त किया डूंगर सिंह भाटी को। अमर सिंह राणावत वाला सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आ चुका है, भविष्य में रिपीट हो सकता है, नायब पूछ सकता है। मैंने आपको कहा कि इन दोनों की सहानुभूति किसानों के प्रति थी, ये चाहते थे कि किसानों को कुछ रियायतें मिले, लेकिन ठिकाने के कुछ कर्मचारी इसके पक्ष में नहीं थे। बाद में मेवाड़ सरकार का दबाव आया, जब किसान आंदोलन तीव्र हुआ तब सरकार का दबाव आया तो कुछ रियायतें दी गई, लेकिन ठिकाने ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो ये प्रथम चरण है, इसमें किसानों को इस चीज का अंदाजा हो गया कि यदि हमें शोषण से मुक्ति पानी है तो किसी मजबूत व्यक्ति को, एक अच्छे लीडर को यहां लाना होगा। गांधी जी जैसा लीडर चाहिए हमें। तो इस टाइम वो लेकर आए किसको? विजय सिंह पथिक को। इसका सुझाव दिया था डूंगर सिंह भाटी ने साधु सीताराम दास को कि विजय सिंह पथिक विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में आएंगे। 1915 में वहां सम्मेलन चल रहा है। विद्या प्रचारिणी सभा का मूल रूप से गठन चित्तौड़ के ओथडी गांव में किया गया था, जिसका संचालन हरिभाई किंकर करते थे। तो कहा कि वहां अगर आप जाओ तो वहां पर आपकी मुलाकात विजय सिंह पथिक से होगी। जब विजय सिंह पथिक का भाषण सुना, स्पीच सुना विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में, तो साधु सीताराम दास को लगा कि वास्तव में इस व्यक्ति में दम है। और दम तो था ही, जो सचिंदर सान्याल, रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के साथ रहे हुए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनमें दम था या नहीं था। लेकिन उनके स्पीच से बहुत प्रभावित हुए, और फिर जो ही सम्मेलन समाप्त हुआ उसके बाद मिले और जाकर पूरी बात बता दी कि हम बिजोलिया से आए हैं, ये समस्या है, किसान परेशान है, अगर आप जैसे योग्य व्यक्ति अगर बिजोलिया आते हैं तो निश्चित रूप से बिजोलिया किसान शोषण से मुक्ति पा सकते हैं। तो साधु सीताराम दास और मगनलाल के आग्रह पर विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया आए और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जो ही विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला, आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा, क्योंकि इतने दिन लीडर कौन है? साधु सीताराम दास। उसके सहयोगी के रूप में ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण है। ध्यान देना, ये ब्रह्मदेव फतेहकरण चारण आप सामान्य मत मान लेना। परीक्षा में से पूछेगा ना कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व है, चार के नाम लिख देगा वो, केवल एक, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अपन को मोटे मोटे नाम पता है, विजय सिंह पथिक पता है, साधु सीताराम दास पता है, रामनारायण चौधरी पता है, लेकिन ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण की तरफ अपना ध्यान नहीं जाता है और सवाल गलत हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैंने शुरुआत में उन दोनों का नाम लिखा है, क्योंकि मुझे पता है भविष्य में ऐसा सवाल आ सकता है। उसके बाद हमने ये देखा कि विजय सिंह पथिक जब जुड़े तो उनको लगा कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा कितनी जरूरी है, तो उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा नाम से एक संगठन बना के शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। साधु सीताराम दास ने भी विद्या प्रचारिणी सभा नाम से एक संगठन बना रखा था, डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदान आसिया के सहयोग से। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों को अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, प्रेरित करने के लिए किसकी स्थापना की? मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी। तो ये सारी चीजें पहले चरण के दौरान घटित हुई। बाकी अपन अगली क्लास में दूसरा चरण पढ़ेंगे, जिसमें और बहुत सारी नई बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लगभग जो भी नया बच्चा है उसे समझ में आई होगी बातें, आगे भी आएगी। और घबराना नहीं है, नई बातें आती है तो उनको ग्रहण करना है, ये मानते हुए कि पेपर का अच्छा लेवल आ सकता है। ठीक है।